दिल्ली की एक गोपनीय बैठक कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेना प्रमुखों, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर चीफ के साथ बैठे हैं। चेहरे पर दृढ़ संकल्प, आंखों में आग। यह समय है बदला लेने का, वे कहते हैं। और फिर 7 मई 2025 की आधी रात ठीक 1 बजे अंबाला एयरबेस से रफाल जेट्स की गर्जना गूंजती है। अंधेरे को चीरते हुए वे पाकिस्तान की सरहद पार करते हैं और मुरीदा के पंजाब में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर सटीक हमला बोलते हैं। मिसाइलें दागी जाती हैं, आग की लपटें उठती हैं। यह है ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत, जहां भारत ने आतंक को करारा जवाब दिया। क्या हुआ आगे, देखते रहिए। तारीख थी 22 अप्रैल। दोपहर के करीब 1 से 2 बजे के बीच का वक्त था, जब अचानक बैसर्न वैली के घने जंगलों से मौत के 3 साए बाहर निकले। ये आतंकवादी थे जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF के लिए काम करते थे। इन दरिंदों के हाथों में AK-47 और M4 कार्बाइन जैसी खतरनाक अत्याधुनिक राइफलें थीं। उन्होंने आते ही वहां घूमने आए पर्यटकों को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया वह घिनौना खेल जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। उन्होंने सभी पर्यटकों से उसका धर्म पूछा और जो हिंदू थे उन्हें वहीं पर मार डाला गया। जिसने भी अपने माथे पर टीका लगा रखा था या जिसने भी अपने कलाई में कलावा बांध रखा था, उसे वहीं शूट कर दिया। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना चाहा, पर उन दरिंदों ने उन्हें कलमा सुनाने को कहा और सभी जेंट्स के पैंट उतार कर भी चेक किया। जो भी हिंदू पाए जाते उन्हें शूट कर दिया गया। कुल मिलाकर 26 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिनमें से 25 पर्यटक थे और एक हमारा बहादुर भाई आदिल था। इस हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। यह हमला सिर्फ उन 26 लोगों पर नहीं था, बल्कि यह हमला भारत की आत्मा पर था। यह 2019 के बाद से कश्मीर में नागरिकों पर हुआ सबसे बड़ा हमला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस कायराना हरकत की खबर मिली, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत अपना दौरा बीच में ही छोड़ दिया। वो सीधे भारत वापस लौट आए। दिल्ली आते ही रायसीना हिल्स पर हलचल तेज हो गई। एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। यह कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की बैठक थी। इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, गृह मंत्री और देश के तमाम बड़े सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। कमरे में सन्नाटा तो था, लेकिन वो सन्नाटा तूफान से पहले का था। सबकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर कब तक हम अपने बेगुनाहों की लाशें उठाते रहेंगे? कब तक हम शांति का पाठ पढ़ते रहेंगे, जबकि सामने वाला सिर्फ खून की भाषा समझता है? उधर पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन TRF ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर यह कबूल किया कि यह हमला उन्होंने किया है। उनका कहना था कि यह हमला कश्मीर में गैर कश्मीरी लोगों को बसाने के विरोध में किया गया है। यह देखकर हर भारतीय का खून खौल उठा था। पाकिस्तान की सरकार हमेशा की तरह झूठ बोल रही थी कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन भारत के पास पक्के सबूत थे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और IB ने उन कॉल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था जो हमले के वक्त और उसके बाद उन आतंकवादियों ने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को किए थे। यह साफ हो गया था कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में रची गई थी और इसके पीछे लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद और उसका डिप्टी सैफुल्लाह खालिद कसूरी का दिमाग था। पहलगाम में बहे खून के कतरे अभी सूखे भी नहीं थे कि दिल्ली में रणनीतिक हलचल तेज हो गई थी। भारत सरकार ने सबसे पहले कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को जवाब देना शुरू किया। भारत ने सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। ये एक बहुत बड़ा और कठोर कदम था, क्योंकि पाकिस्तान की कृषि और प्यास इसी समझौते पर टिकी थी। भारत ने साफ संदेश दे दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। 1960 में हुई इस संधि को रोकना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर वार करने जैसा था। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। वहां के नेताओं को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। पाकिस्तान ने धमकी दी कि वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएगा, लेकिन भारत अब सुनने के मूड में नहीं था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तो अभी बाकी था। भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई थी।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने कमांडरों के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो न सिर्फ पाकिस्तान को दर्द देगा बल्कि उसकी रूह कंपा देगा। इस प्लान का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। आप सोच रहे होंगे कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया। इसके पीछे एक बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाली वजह थी। पहलगाम हमले में जिन महिलाओं ने अपने पतियों को खोया था, जैसे शुभम द्विवेदी की पत्नी या लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी, उनका सुहाग उजड़ गया था, उनका सिंदूर मिट गया था। यह ऑपरेशन उन्हीं सुहागों का बदला लेने के लिए था। यह ऑपरेशन उन आंसुओं का हिसाब मांगने के लिए था जो उन विधवाओं की आंखों से बहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के कच्छ दौरे पर गए थे तो वहां की महिलाओं ने उन्हें सिंदूर का पौधा भेंट किया था और यहीं से इस नाम की प्रेरणा मिली। इस नाम में ही इतनी आग थी कि हर सैनिक के दिल में ज्वाला धधक रही थी। सेना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए बहुत ही गोपनीय तरीके से काम किया गया। दक्षिण भारत के तंजावुर एयरबेस पर तैनात 222 स्क्वाड्रन, जिसे टाइगर शार्क्स के नाम से जाना जाता है, उसे एक्टिवेट किया गया। यह स्क्वाड्रन सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स उड़ाता था, लेकिन ये आम सुखोई नहीं थे। इन्हें खास तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने के लिए मॉडिफाई किया गया था। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रफ्तार आवाज से 3 गुना ज्यादा है और जिससे बचना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तान को लगा था कि अगर हमला होगा तो उत्तर भारत के एयरबेस से होगा, जैसे अंबाला या हलवारा से। उनकी नजरें वहीं टिकी थीं, लेकिन भारत ने अपनी चाल बदल दी थी। इस बार हमला वहां से होना था जहां से दुश्मन सोच भी नहीं सकता था, और वो भी उन हथियारों से जिनकी काट दुश्मन के पास थी ही नहीं। मई का महीना शुरू हो चुका था। सरहद पर तनाव इतना ज्यादा था कि एक चिंगारी भी युद्ध भड़का सकती थी। पाकिस्तान ने अपनी फौज को बॉर्डर पर लगा दिया था। उनके रडार 24 घंटे आसमान को घूर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना की खामोशी उन्हें और भी ज्यादा डरा रही थी। कहते हैं ना कि शेर जब शिकार करने वाला होता है तो वो एकदम शांत हो जाता है। ठीक वैसा ही हाल भारतीय सेना का था। 7 मई की तारीख नजदीक आ रही थी। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स में हलचल बढ़ गई थी। उन्हें लग रहा था कि अब इतना वक्त बीत गया है तो शायद भारत हमला नहीं करेगा। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। 7 मई की रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। भारत के अलग अलग एयरबेसों पर एक अजीब सी हलचल थी, लेकिन सब कुछ बहुत ही शांत और अनुशासित था। पायलट अपने जी सूट्स पहनकर तैयार थे। तकनीशियन आखिरी बार जेट्स की जांच कर रहे थे। तंजावुर से सुखोई 30 MKI ने उड़ान भरी। इसके साथ ही ग्वालियर और अंबाला से मिराज 2000 और राफेल जैसे घातक विमान भी आसमान में गरजने के लिए तैयार थे। यह कोई आम रात नहीं थी, यह न्याय की रात थी। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद साफ था, आतंकवाद के उन 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद करना जहां से भारत के खिलाफ जहर घोला जाता था। रात के ठीक 1:45 हो रहे थे जब भारतीय वायुसेना के विमानों ने अपनी पोजीशन ली। इस बार हमने लाइन ऑफ कंट्रोल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर को भी पार करने की रणनीति बनाई थी। लेकिन ब्रह्मोस जैसी स्टैंड ऑफ मिसाइलों की वजह से हमें दुश्मन के बहुत अंदर जाने की भी जरूरत नहीं थी। हम अपनी सीमा के करीब रहकर भी उनके दिल में खंजर उतार सकते थे। जैसे ही भारतीय विमान रडार पर आए, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के सायरन बजने लगे, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुखोई विमानों से ब्रह्मोस मिसाइलें फायर की गईं। इन मिसाइलों ने पलक झपकते ही अपना सफर तय किया और सीधे अपने निशाने पर जा लगीं। बहावलपुर में स्थित सुभान अल्लाह मस्जिद, जो असल में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था और जहां सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार किया जाता था, एक ही झटके में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। वहां सो रहे दर्जनों आतंकवादी और उनके ट्रेनर्स अपनी ही आग में जलकर खाक हो गए। मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के मरकज पर भी आसमान से मौत बरसी। वहां मौजूद कम्युनिकेशन सेंटर और हथियारों का जखीरा पूरी तरह तबाह हो गया। यह हमला इतना सटीक था कि आसपास की सिविल आबादी को कम से कम नुकसान हुआ, लेकिन आतंकी ठिकाने पूरी तरह मिट गए। पाकिस्तान की सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो समझ ही नहीं पाए कि हमला कहां से हुआ और कैसे हुआ। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया था, जिससे पाकिस्तान के रडार
कुछ समय के लिए अंधे हो गए थे। इसे जैमिंग कहते हैं। हमारे विमानों ने अपना काम किया और सुरक्षित वापस अपनी सीमा में लौट आए। लेकिन यह हमला सिर्फ हवाई नहीं था। भारतीय सेना की आर्टिलरी यानी तोपखाने ने भी पीओके में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स पर गोले बरसाने शुरू कर दिए थे। पिनाका रॉकेट सिस्टम ने रात के अंधेरे को दिन की रोशनी में बदल दिया था। पीओके में छिपे बैठे आतंकवादी जो भारत में घुसपैठ की फिराक में थे, उन्हें वहीं के वहीं ढेर कर दिया गया। सुबह होते होते पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। भारतीय सेना के डीजीएमओ ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत ही सधे हुए शब्दों में कहा कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने साफ किया कि यह एक नॉन मिलिट्री प्रीमेप्टिव स्ट्राइक थी, जिसका मकसद सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करना था, न कि पाकिस्तानी सेना या आम नागरिकों को। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बाद में एक किस्सा भी शेयर किया कि जब वो एक सेमिनार में थे, तब तत्कालीन डीजीएमओ राजीव घई ने उनके कान में आकर सिर्फ इतना कहा था, सर छोटा सा, जिसका मतलब था कि मिशन शुरू हो चुका है। ये कोड वर्ड बताता है कि हमारी सेना कितनी गोपनीय और प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। पाकिस्तान में मातम पसर गया था। उनके मीडिया चैनल चीख चीख कर कह रहे थे कि भारत ने हमला किया है। पाकिस्तानी सेना अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही थी कि कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ पेड़ गिरे हैं। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे वो इमारतें जो कल तक खड़ी थीं, अब वहां सिर्फ मलबे के ढेर और गड्ढे बचे थे। 8 मई की सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि आसमान में जंग के बादल छा गए। पाकिस्तान में खलबली मची हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी थी। वहां की जनता अपनी ही सेना पर सवाल उठा रही थी कि वो देश की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं। अपनी साख बचाने की बौखलाहट में और अपनी जनता का गुस्सा शांत करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने पलटवार करने का फैसला किया। उन्होंने इस जवाबी कार्रवाई को नाम दिया ऑपरेशन बुनियन मरसूस। यह नाम उन्होंने कुरान की एक आयत से लिया था, जिसका मतलब होता है सीसा पिलाई हुई दीवार। पाकिस्तान यह दिखाना चाहता था कि वो भी कमजोर नहीं है और ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। 8 मई की सुबह होते ही पाकिस्तान ने वो गलती कर दी जिसका इंतजार भारत कर रहा था। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति थी, क्योंकि अब तक जो लड़ाई सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ थी, अब वो 2 देशों की सेनाओं के बीच की सीधी लड़ाई बन चुकी थी। पाकिस्तान ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में स्थित भारतीय एयरबेसों को निशाना बनाया। पठानकोट, आदमपुर, बठिंडा और श्रीनगर जैसे शहरों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। लोग अपने घरों में दुबक गए। आसमान में धुएं के गुब्बार दिखाई देने लगे। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिनमें ऊधमपुर और पठानकोट एयरबेस शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि भारत पहले से ही तैयार था। भारत के पास वो अभेद्य कवच था जिसे भेदना पाकिस्तान के बस की बात नहीं थी। उस कवच का नाम था S-400 ट्रायम्फ। जैसे ही पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया, आदमपुर और अन्य रणनीतिक ठिकानों पर तैनात S-400 सिस्टम के रडार ने उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर ही पकड़ लिया। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया और एक के बाद एक इंटरसेप्टर मिसाइलें हवा में दागी गईं। नजारा देखने लायक था। हवा में ही पाकिस्तानी मिसाइलों के परखच्चे उड़ गए। जोरदार धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। लेकिन यह धमाके जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में हुए थे। भारत का इंटीग्रेटेड काउंटर ड्रोन ग्रिड भी पूरी तरह एक्टिव था। जो छोटे ड्रोन रडार की पकड़ से बच सकते थे, उन्हें एंटी ड्रोन गन्स और लेजर सिस्टम से जलाकर राख कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने अपने मीडिया के जरिए दावा किया कि उन्होंने भारत को भारी नुकसान पहुंचाया है और S-400 सिस्टम को भी निशाना बनाया है। लेकिन सच तो यह था कि उनका एक भी वार सही निशाने पर नहीं लगा था। जो मलबा गिरा उस पर साफ साफ पाकिस्तानी मार्किंग्स थीं, जिसे बाद में दुनिया को दिखाया गया। हमारे NSA अजीत डोभाल ने बाद में चुनौती देते हुए कहा था कि विदेशी मीडिया एक भी फोटो दिखाए जिसमें भारत की तरफ कोई नुकसान हुआ हो। यहां तक कि एक कांच भी नहीं टूटा था। यह भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी की जीत थी। लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने फाइटर जेट्स भी भेजे थे। आसमान में अब तक की सबसे बड़ी डॉग फाइट यानी हवाई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक तरफ पाकिस्तान के F-16 और JF-17 थे, तो दूसरी तरफ भारत के मिराज 2000
सुखोई 30 और राफेल। रडार स्क्रीन पर लाल और हरे डॉट्स की भरमार थी। दोनों देशों के मिलाकर करीब 114 से ज्यादा फाइटर जेट्स एक दूसरे के आमने सामने थे। यह 1971 की जंग के बाद का सबसे बड़ा हवाई टकराव था। भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलटों ने गजब के कौशल का प्रदर्शन किया। हमारे पायलटों ने न सिर्फ अपने एयरबेस को बचाया, बल्कि दुश्मन के जहाजों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा। खबरों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया, जिनमें उनका एक अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी शामिल था। हालांकि इस लड़ाई में भारत को भी कुछ नुकसान उठाना पड़ा। हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बाद में माना कि शुरुआत में हमें कुछ टेक्निकल गलतियों की वजह से नुकसान हुआ और हमारे कुछ जेट्स भी गिरे। उन्होंने इसे टैक्टिकल एरर बताया, लेकिन हमने अपनी गलतियों से तुरंत सीखा और अगले 48 घंटों में ही बाजी पलट दी। भारत ने अब अपनी रणनीति बदल दी। हमने अब सिर्फ रक्षा करना छोड़ दिया और हम आक्रामक हो गए। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया जो हमारे विमानों के लिए खतरा बन रहे थे। लाहौर के पास तैनात उनके रडार स्टेशन को एक सटीक हमले में उड़ा दिया गया। यह लड़ाई अब बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न थे और पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थीं कि कहीं यह जंग न्यूक्लियर वॉर में न बदल जाए। अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देश लगातार दोनों तरफ संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट था। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता, हम नहीं रुकेंगे। भारत ने इस ऑपरेशन में एक नया सिद्धांत अपनाया था, जिसे इक्वल इंटेंसिटी इन द सेम डोमेन कहा गया। मतलब अगर पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया, तो हम भी उनके मिलिट्री ठिकानों को ही निशाना बनाएंगे। हमने संयम और ताकत का एक बेहतरीन संतुलन दिखाया। 10 मई तक आते आते पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी। उनके गोला बारूद खत्म हो रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही आईसीयू में थी, अब वेंटिलेटर पर आ गई थी। पाकिस्तान के अंदर ही विद्रोह जैसी स्थिति बन रही थी। आखिरकार पाकिस्तान के सेना प्रमुख को समझ आ गया कि वो यह लड़ाई नहीं जीत सकते। 10 मई 2025 की शाम को एक ऐतिहासिक घटना घटी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से हॉटलाइन पर संपर्क किया। उनकी आवाज में वो अकड़ नहीं थी जो कुछ दिन पहले थी। उन्होंने सीज फायर यानी युद्ध विराम की अपील की। भारत ने अपनी शर्तों पर इसे स्वीकार किया, क्योंकि हमारा मकसद युद्ध करना नहीं, बल्कि आतंकवाद को खत्म करना था। शाम के 5 बजे से बंदूकें खामोश हो गईं। ऑपरेशन सिंदूर अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था और उनकी वायुसेना को करारी शिकस्त दी थी। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि कहानी यहां खत्म हो गई, तो आप गलत हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, लेकिन पहलगाम हमले के असली गुनहगार वो 3 आतंकवादी सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जिब्रान अभी भी जिंदा थे। वो कश्मीर के घने जंगलों में कहीं छुपे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मामला ठंडा पड़ गया है और अब वो बच निकले हैं। उन्हें नहीं पता था कि भारत सरकार और सेना ने उनके लिए एक अलग ही प्लान बना रखा था। उस प्लान का नाम था ऑपरेशन महादेव, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। और हाँ, अगर आपको जानना हो कि उस दिन पहलगाम में क्या क्या हुआ था, तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी? अगर इस वीडियो ने आपके अंदर के भारतीय को जगाया है, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर भारतीय को ऑपरेशन सिंदूर और हमारे जांबाजों की वीरता के बारे में पता चले। कमेंट में जय हिंद या भारत माता की जय लिखना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही पावरफुल स्टोरीज आप कभी मिस न करें। हम फिर मिलेंगे एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।